हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं PR पंकज सिंह यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद सर, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एटॉमिक नंबर के तहत आपको ये 9 चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं बड़े आसान तरीके से। तो उसी कड़ी में मैं इस क्लास में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग, आवर्त, स्थिति, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या, आयनिक रूप और मूलक, ये सारी चीज़ें पहचान सकते हैं। कल हमने मैग्नीशियम तत्व लिया था और उसके जरिए मैंने बताया था कि कैसे हम मूलक का परीक्षण करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो तत्व किस मूलक के अंतर्गत आता है। तो वो दोस्तों आया था क्षारीय मूलक के तहत, क्षारीय मूलक के अंतर्गत आया था। मतलब मैग्नीशियम क्षारीय मूलक है। और हम आज आपको बताएंगे कि अम्लीय मूलक की पहचान किस तरह से की जाती है बाय द एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अकॉर्डिंग टू बोरबरी लॉ। बोरबरी लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है 2n², जहां n कक्षाओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर n की जगह पर 1 रखा जाएगा तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसी तरह से दूसरे में 8। अब कितने फिल हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बचे कितने? 17 थे, 7 बचे। तो अंतिम कक्षा में जितने बचे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, 2, 8, 7। और क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 7। तो हम चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, वर्ग की तरफ। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या बताती है कि वह तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, इसलिए क्लोरीन जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस ग्रुप में आता है? 7वें ग्रुप में आता है, 7th ग्रुप में आता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्लोरीन का कौन सा वर्ग है? 7th ग्रुप है। ओके, अब अगले आवर्त के लिए चलते हैं। अब यहां पर यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कितनी कक्षाएं भरी गई हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएं भरी गई थी। तो ये कक्षाओं के भरने की जो कुल संख्या होगी कि कितनी कक्षाएं भरी गई, वो संख्या में बताएगी कि वो तत्व किस पीरियड में है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस आवर्त में है। तो यहां पर क्लोरीन किस आवर्त में होगा? 3rd पीरियड में, तीसरे आवर्त में। ओके, अब इस तरह से हम चौथी चीज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि स्थिति है, सिचुएशन ऑफ द एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन की स्थिति क्या है कि क्लोरीन मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7th ग्रुप और 3rd पीरियड में है। मतलब क्लोरीन मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7वें वर्ग के तीसरे पीरियड में है, तीसरे आवर्त में है। ओके, अब 5वीं चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था कि संयोजकता एक ऐसा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही ट्रिपिकल बेस माना जाता है। ट्रिपिकल का मतलब कड़ा है और बेस का मतलब आधार है। बिना इसके हम केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते, इसीलिए इसको हम ट्रिपिकल बेस कहते हैं। कि अगर ये समझ में नहीं आया तो
केमिस्ट्री हमें कठिन लगती है, और अगर ये समझ में आ गया तो यही केमिस्ट्री का एक आधार हो जाता है, जिससे हमें केमिस्ट्री समझ में आने लगती है, सरल लगने लगती है। तो संयोजकता मैंने कल बताया था कि किस तरह से संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता निकालने के लिए, किसी भी तत्व की वैलेंसी निकालने के लिए, हम सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया है, 2 8 7 है। अब ये देखते हैं कि इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। अगर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है, 1 2 3 4 होती है, तो वही संख्या उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। लेकिन जब भी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो, तो उस तत्व की संयोजकता का फार्मूला है n-8, जहां पर n क्या है, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहां पर n की जगह पे क्या रखेंगे, 7 - 8, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इससे हमें क्लोरीन की संयोजकता पता चल गई, क्लोरीन की वैलेंसी पता चल गई, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई, -1। ओके। और ऐसे तत्वों की जो संयोजकता होती है वो नेगेटिव होती है। जैसे क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, यहां पे मैं डार्क कर रहा हूं इसको, आप समझ सकते हैं, -1 है, तो माइनस यहां पर एक निगेटिव नंबर है, -1। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उनकी संयोजकता माइनस में आएगी, और ऐसे जो तत्व होते हैं उनके संयोजकता निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले से संयोजकता आराम से निकल सकती है। ओके दोस्तों, अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, अगले नंबर की तरफ चलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती, मैंने कल भी बताया था, और आज फिर इस शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वैलेंसी के बराबर होता है। मतलब किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की संयोजकता के बराबर होती है, और साइन लगा भी देते हैं, चिन्ह सहित। जैसे यहाँ पे प्लस संयोजकता होती है तो हम संयोजकता में प्लस नहीं लगाते, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस जरूर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर संयोजकता -1 है, माइनस लगा है, तो ऑक्सीकरण अवस्था भी -1 ही रहेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, -1। अगला नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, और एटॉमिक नंबर है क्या क्लोरीन का, 17। तो क्लोरीन में हम बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है। आयनिक रूप, इसका आयनिक रूप लिखने का हमने सरल तरीका बताया था कि सबसे पहले उस तत्व का सिंबल लिख लेते हैं, जो कि ये सिंबल Cl हो गया। फिर उसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। तो Cl लिखा, और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है Cl की, -1, तो -1 लिख दिया। यही इसका आयनिक रूप हो गया। किताबों में ऐसा लिखा होता है Cl-, क्योंकि -1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहां पर Cl- लिख देते हैं। क्योंकि एक माइनस है तो इसका मतलब -1 बार आया है। अगर 2 होता तो हम यहां पर 2 माइनस लगा सकते थे, लेकिन नहीं है तो नहीं लगाएंगे, या फिर 2 माइनस लगा सकते थे। लेकिन एक्चुअली क्लोरीन की वैलेंसी -1 और ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, इसलिए इसका आयनिक रूप लिखने के लिए सबसे पहले मैंने सिंबल लिखा Cl, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चढ़ा दी, ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी, क्या, -1। तो इसलिए क्लोरीन का आयनिक रूप क्या हो गया, Cl-1 या Cl-। अब जो लास्ट नंबर है 9, मूलक, रेडिकल छांटने का। ये तत्व किस मूलक में आता है, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता माइनस में होती है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में होती है, ऐसे तत्व जो है अम्लीय मूलक में आते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि क्लोरीन कौन सा मूलक है, अम्लीय मूलक है।
ओके दोस्तों, अब इस तरह के मैं 2 उदाहरण और बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाए कि एटॉमिक नंबर की वजह से हम ये 9 चीज़ें कैसे हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अगला तत्व ले लिया सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार जो सूत्र दिया गया है 2n², इससे इलेक्ट्रॉनिक इसका विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है 2 8 1। ओके, अब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 है। ये जो 1 है ये यह बताएगा कि सोडियम मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो किस वर्ग में है, पहले वर्ग में। इसके बाद आवर्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कुल कितनी कक्षाएं भरी गई हैं। तो यहां पर कुल कितनी कक्षाएं भरी गई हैं 3 कक्षाएं भरी गई हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि सोडियम मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है। किस आवर्त में है, तीसरे आवर्त में है। और हम इसकी स्थिति बड़े आराम से बता सकते हैं कि सोडियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले ग्रुप में और तीसरे आवर्त में है, फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, ये इसकी स्थिति होगी सोडियम की। अब इसके बाद हम संयोजकता पर नजर डाल लेते हैं, इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो दोस्तों मैं बार बार यही बता रहा हूं कि संयोजकता मैं कैसे निकालता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर उनमें से वो संख्या 1 2 3 4 है तो वही संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। तो यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उस तत्व की संयोजकता मतलब सोडियम की यहाँ पर संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी संयोजकता के बराबर होगी, लेकिन चिन्ह सहित। उसमें चिन्ह दर्शा देंगे कि संयोजकता पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहां पर संयोजकता कैसी है, पॉजिटिव है। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +1। ओके, जब मैंने ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लिया, संयोजकता निकाल ली, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जान गए, वर्ग आवर्त और स्थिति समझ में आ गई कि सोडियम के बारे में मैंने इतनी चीजें जान लिया, तो अब बारी आती है 7वें नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं, ये हम जानेंगे कैसे, एटॉमिक नंबर से। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। ए फॉर एटॉमिक, एन फॉर नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। इसलिए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ओके, अब हम इसका आयनिक रूप लिखेंगे, किसका, सोडियम का। सोडियम का आयनिक रूप लिखने के लिए सबसे पहले हम सोडियम का प्रतीक लिख लेते हैं Na, और उसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था को लिख दिया। तो Na और प्लस ऊपर क्या लिख दिया, ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है +1। तो इसका आयनिक रूप क्या हो गया, Na+1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो आयनिक रूप हो जाएगा Na+। ओके, और जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, वो कौन से मूलक होते हैं, क्षारीय मूलक होते हैं। तो हमें ये लग रहा होगा कि आपको अगर किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर पता है तो आप 9 चीज़ें बड़े आराम से निकाल लेंगे। मैं एक एग्जांपल और लूँगा। तो दोस्तों मैंने अगला एग्जांपल लिया है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 7। उसी फार्मूले से फार्मूला क्या होगा 2n² से 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर गए। अब बचे कितने 7, क्योंकि 9 एटॉमिक नंबर है तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन में। अब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए तो 7 बचे, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अंतिम कक्षा में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए फ्लोरीन किस वर्ग में आएगा 7वें वर्ग में आएगा, 7th ग्रुप में। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कुल कितनी कक्षाएं भरी गई, तो 2 कक्षाएं भरी गई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के जब 2 कक्षाएं भरी गई तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन किस आवर्त में आता है, दूसरे आवर्त में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है। ओके, अब हम इसकी स्थिति की विवेचना बड़े आराम से कर सकते हैं। फ्लोरीन की स्थिति क्या होगी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। मेंडलीव की आवर्त सारणी में फ्लोरीन 7वें वर्ग के दूसरे आवर्त में आता है। ओके, अब इसके बाद संयोजकता निकाल लेते हैं। संयोजकता निकालने के लिए फार्मूला होता है n-8, और ये फार्मूला कब लगता है जब अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 से अधिक होती है। तो यहां पर अधिक है कि नहीं, क्योंकि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर कितनी है 7 है, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा n-8 संयोजकता निकालने के लिए। तो n की जगह पे हम 7 रख देंगे, 7 - 8 कितना आ जाएगा -1। तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई -1। और ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता के बराबर होती है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या हो जाएगी -1। अब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, इसके 9 के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 9। इसका मतलब फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 9 प्रोटॉन होते हैं। ओके, अब 8वीं चीज आयनिक रूप। आयनिक रूप लिखने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम तत्व का प्रतीक लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का। इसका सिंबल क्या है F, और फिर उसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 लगा दिया, तो ये हो गया आयनिक रूप किसका फ्लोरीन का। अब 1 लिखा नहीं जाता तो फ्लोरीन का आयनिक रूप क्या हो जाएगा F-। ओके, अब जिन तत्वों की संयोजकता निगेटिव होती है, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निगेटिव होती है, वो कौन से मूलक होते हैं, अम्लीय मूलक होते हैं। ओके, तो हमारी समझ में आ रहा होगा कि आपका जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एटॉमिक नंबर की वजह से आप कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग, आवर्त, स्थिति, संयोजकता, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, तत्व का आयनिक रूप कैसे लिखा जाता है और कैसे हम बता सकते हैं कि ये तत्व कौन सा मूलक है, जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके समझ में आ गया हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।